नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज का प्रश्न है, समस्त संविदा ठहराव होते हैं परंतु प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होता, समझाइए। तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं और इसको इस प्रकार कहते हैं कि समस्त संविदा यानी समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होता। इसको दो भागों में बांट लेंगे, एक ये भाग हो जाएगा और एक ये वाला भाग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि समस्त संविदा यानी अनुबंध ठहराव होते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अनुबंध की इसमें परिभाषा और उसके लक्षण को बताएंगे, जिससे से ये वाला खंड इसका पूरा हो जाएगा। और इसमें ठहराव की परिभाषा और उसमें जो चीज़ें नहीं आती हैं, जो ठहराव के अंतर्गत नहीं आती हैं, उनको बताएंगे, ये वाला पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अनुबंध की परिभाषा और उसके लक्षण के बारे में। तो अनुबंध की जो परिभाषा है जो इस प्रकार है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की 1872 की धारा 2H के अनुसार दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य ऐसा ठहराव जो वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय हो तथा पक्षकारों को काम करने अथवा ना करने का दायित्व उत्पन्न करता हो, अनुबंध या ठहराव कहलाता है। और दो या दो से अधिक पक्षकार होंगे, कम से कम दो या दो से अधिक पक्षकार होने चाहिए जिन दोनों के बीच में अनुबंध होगा, क्योंकि एक अकेला अनुबंध तो हो ही नहीं सकता। ठहराव यानी जब दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे, एक बात पर वो तय कर लेंगे, किसी बात की वो समझौता कर लेंगे, तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर वैधानिक रूप से जो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय यानी उसको क्रियान्वित किया जा सके, उस पर कार्यवाही की जा सके कानूनी रूप से, ऐसा होना चाहिए। और जो एक दूसरे पर दायित्व उत्पन्न करता हो कार्य करने के लिए, तो अनुबंध या ठहराव कहलाता है। इसके अगर इसकी विशेषताएं पूछता है तो हम इस प्रकार इसको लिख देंगे कि विशेषताएं जो हैं, इसके नीचे जो लाइनें खींची हुई हैं, यही इसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है दो या दो से अधिक पक्षकार होने चाहिए, यानी इसमें दो या दो से अधिक पक्षकार होंगे तभी तो काम होगा। फिर दूसरा है ठहराव होना चाहिए, ठहराव बिना एग्रीमेंट के अनुबंध हो ही नहीं सकता। फिर तीसरा है वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय यानी कानूनी रूप से उसको क्रियान्वित किया जा सके, ऐसा होना चाहिए जो कानूनी रूप से या वैधानिक दृष्टिकोण से सही हो। और फिर चौथा होगा दायित्व उत्पन्न करता हो। अनुबंध जो है किसी का अनुबंध जो है दायित्व उत्पन्न करता है, किसी काम को लेकर, किसी कार्य को करने अथवा ना करने का दायित्व उत्पन्न करता है, वही चीज़। अब जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की 1872 की धारा 2H है, जो वो कहती है अपने अनुसार, वो कहती है कि अनुबंध एक समझौता है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित होता है। अब देखते हैं हम इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के वैधानिक लक्षण। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1872 की धारा 10 के अनुसार सभी ठहराव अनुबंध होते हैं यदि ये धारा 13 के पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं तथा पक्षकार अनुबंध रखने की क्षमता रखते हैं तथा ये वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं तथा यह अनुबंध दोनों पक्षों के पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व की स्थापना करता है। यानी कि दो पक्षकार जो स्वतंत्र सहमति से आपस में तैयार हुए हों और दोनों अनुबंध रखने की क्षमता रखते हों, दोनों वयस्क हों, स्वस्थ मस्तिष्क के हों और एक निश्चित प्रतिफल को लेकर वैधानिक उद्देश्य वो उनका स्पष्ट किया गया हो। ठीक है। अब फिर इसके बाद में होता है क्षमता। देखते हैं धारा 11 के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क तथा किसी भी प्रचलित राजनियम के अनुबंध के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि इसमें जो 1872 की धारा 11 कहती है कि एक अच्छा स्वस्थ वयस्क मस्तिष्क वाला व्यक्ति होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से जिसकी उम्र कम ना हो, ज़्यादा ही हो, और उसे कभी भी किसी राजनियम या मतलब वैधानिक रूप से उसको अयोग्य ना घोषित किया गया हो किसी अनुबंध में या किसी और दायरे को लेकर के। इसीलिए अब हम इसके बारे, अब ये हमारा ये वाला खंड पूरा हो गया है। समस्त संविदा ठहराव होते हैं। अब हमको ये वाला पूरा करना है, प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो चलिए देखते हैं इसको।
तो ये है समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। इसमें हमने अनुबंध के लक्षण और परिभाषा दोनों देखे हैं। अब हम देखते हैं सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। कैसे? केवल वही ठहराव अनुबंध होते हैं जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हों। जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ना हों वो केवल ठहराव ही बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते। जैसे सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक ठहराव ये अनुबंध का रूप नहीं ले सकते, क्योंकि इनका उद्देश्य पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना नहीं होता। जैसे दहेज लेने अथवा दहेज देने का जो ठहराव होता है, ये दोनों जो हैं वह कोई वैधानिक उत्तरदायित्व को नहीं उत्पन्न करते हैं। इसमें था, जैसे उदाहरण था वेलफेयर का है, प्रोफेसर चेट्टी के अनुसार कहा था कि प्रस्ताव तथा स्वीकृति होना आवश्यक होता है। ठहराव के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। धन्यवाद।